So today we will discuss about the important questions of metals and non-metals. So as you know it, this chapter is coming in your term one. So we are going to discuss some important questions. Okay, your MCQ will be automatically covered in such questions. Okay, so these questions can be MCQ or theoretical. Okay, तो हम सब टाइप का पोर्शन कवर करके चलेंगे, इसी में एमसीक्यू भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन लाइक इन द एग्जाम व्हिच वी यूजुअली सी, लाइक ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. एज वी नो दैट NaCl इज अ you know it, NaCl is a ionic compound, so it's a complete transfer of electron, not the mutual sharing. So Na has only one electron in the outermost shell and chlorine has 7. So 7, so actually chlorine need one electron, so this one electron is completely transferred to the chlorine, right? So it will become Na plus and it will become Cl minus, isn't it? So this is the what? So this is your ionic bond. So one electron is being completely transferred to the chlorine. We need to remember that. Okay, तो ये तो बहुत ही सिंपल था. कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास आता है, वाई कैल्शियम इज फ्लोटिंग ऑन दी वाटर. तो कैल्शियम जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, डूबता क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन? तो देखो हमें ध्यान रखना है, कैल्शियम जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है वो ऐसे इसलिए करता है क्योंकि जो वाटर होता है, तो जब हमारे पास कैल्शियम होता है ना, तो वो कैल्शियम और वाटर आपस में रिएक्ट कर जाता है. तो जब कैल्शियम और ये वाटर अपने आप में रिएक्शन कर जाएगा, व्हेन calcium is reacting with this water, so it forms calcium hydroxide CaOH twice और प्लस का हाइड्रोजन गैस. So we have to multiply obviously to here, right? So what you will get, so you will get the like this hydrogen gas, और I guess पूरा बैलेंस भी है. तो अब जब ये पूरा का पूरा अपने आप में बैलेंस है तो क्या होगा, तो ये जो H2 गैस निकल के आई है ना, दैट H2 गैस, so it will stick to the surface of the calcium. तो ये कैल्शियम तो कैल्शियम के सरफेस पे ये स्टिक कर जाएंगे बबल्स. तो और जहां जहां पे ये बबल्स होते हैं, बबल्स तो एयर के होते हैं, तो इसकी वजह से ये ऊपर आ जाएगा, राइट? तो बबल्स की वजह से वो चीज ऊपर हो जाती है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बबल्स, व्हेन द कैल्शियम इज रिएक्टिंग विद द वाटर and they form calcium hydroxide and hydrogen gas, so the bubble of these hydrogen gas stick to the surface of the calcium, and that's why it is floating in the water, yeah, on the water. Fine, very simple it is. कभी कभी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं कि नेम दी टू मेटल्स विच कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ. तो ऑब्वियसली देखो हमारे पास क्या होता है, लिथियम होता है. ओके, तो लिथियम को भी हम इजिली कट कर सकते हैं, हम सोडियम को भी इजिली कट कर सकते हैं, पोटेशियम. तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं थोड़े. सो रिमेंबर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. सो ये जो हमारे पास थ्री मेटल्स हैं, okay, lithium, sodium and potassium, so you can cut all these three very easily by the knife. Fine, so please remember that. Now if I ask you, name the one known metal which is lustrous. एक ऐसा known metal जो कि lustrous है. So you should know that is only the iodine ना. तो एक आयोडीन ही होता है. आई टोल्ड यू कि हमें एक्सेप्शंस करने, एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो आयोडीन इज द ओनली नोन मेटल विच इज लस्ट्रस. इसी तरीके से आता है कि एक ऐसा नोन मेटल जो कि लिक्विड होता है, अ नोन मेटल विच इज लिक्विड. यस एनीबडी? सो अ नोन मेटल विच इज लिक्विड, सो इट इज ब्रोमीन. ओके, वेरी राइट. तो ब्रोमीन इज द नोन मेटल विच इज लिक्विड. And the two metal which are malleable and the ductile, of course we can say silver and the gold, and these are also used in the ornamental purposes.
So silver and gold, these are the two metal which are malleable. Malleable means इसको हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, बीट करके। तो इसको हम ऐसे पीट पीट के इसे पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी, मैलिएबल। और अगर हम इसको वायर बना सकें तो इसको हम बोलते हैं डक्टाइल। तो हम इसको पतली पतली वायर में भी बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द डक्टाइल। ओके, सो कभी कभी आता है कि इट इज नॉट अ मेटल, ओके, बट एक्चुअली इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरह से मतलब वी कैन से द नॉन मेटल which is a good conductor of electricity. So what should I say? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? ऑफ कोर्स, जैसे हमारी पेंसिल होती है, तो हमारी पेंसिल के बीच में जो यहाँ पे होता है, राइट, ग्रेफाइट। सो कैन वी से ग्रेफाइट इज द ओनली थिंग? सो ग्रेफाइट इज द like known metal which is good conductor of electricity. अच्छा, ऐसा कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में मिलता है मोस्टली टाइम? Like you will not get it in a combined state. Obviously gold, ठीक है, गोल्ड प्लेटिनम ये सब क्या होते हैं, बहुत ही स्टेबल मेटल होते हैं, राइट, और बहुत ही नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए फाइन। और यही हमारे पास मैलिएबल भी होते हैं। तो आई गेस इट इज वेरी इजी, इजंट इट? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा मेटल बताना है, तो विच रिएक्ट नाइदर विद द कोल्ड वाटर or nor with the hot water, but yes it can combine with the steam and it produce the hydrogen gas. तो जो ना तो गर्म पानी से रिएक्ट करता ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करता, बट यस स्टीम से रिएक्ट कर सकता है वो। तो फिर वो क्या हो सकता है? सो रिमेंबर ऑलवेज इट इज एक्चुअली iron. So when we have Fe and when it is combining with the steam H2O, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, Fe3O4, Fe3O4 plus H2, राइट? तो अब जस्ट टेल मी, इज इट अ बैलेंस रिएक्शन? क्या ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है? तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन नहीं है, राइट। तो ये जो हमारे पास है, तो हमें इसे बैलेंस फिर करना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे Fe3 है, तो जब ये Fe अगर 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस साइड भी हमें 3 लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बना है, तो ये यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन मेरे पास 4 है यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन अब कितने हो जाएंगे, टोटल 8, और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब मुझे हाइड्रोजन पे भी 4 लगाना पड़ेगा जस्ट टू बैलेंस इट, इजंट इट? वेरी सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्वा रेजिया? एक्वा, कि हम एक्वा रेजिया से क्या समझते हैं? तो ये एक्वा रेजिया एनसीईआरटी की एक छोटी सी लाइन में दे रखा है। तो रिमेंबर ऑलवेज, ये हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास HCl और नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, जिसमें से 75% क्या होता है, HCl, और 25% होता है नाइट्रिक एसिड। तो 75% इज HCl एंड 25% इज नाइट्रिक एसिड HNO3। या 75 और 25 का रेशियो निकालेंगे तो वी विल गेट 3:1, राइट। So can we say it is a freshly prepared mixture of concentrated HCl and the concentrated nitric acid in a ratio of 3:1? Am I right? 75% and 25%. So concentrated HCl is 3 and concentrated HNO3 is 1. I mean, if I talk about the ratio, and percent I have already told. Okay, very simple it is. Okay, you know it very well, the like corrosion. Okay, so for the preventing of corrosion we have a process galvanization. So which element we are using for the galvanization? So see, in the galvanization we are using zinc, isn't it?
तो अगर मेरे पास कोई भी स्टील है, मेरे पास कोई भी आयरन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक का यूज करते हैं ना, क्योंकि वो हमारे आयरन को बचा लेता है. सो इफ वी हैव अ very thin coating of the zinc on any kind of substances, especially the iron, so we will call it as a galvanization. Okay, so galvanization is a method of protecting our iron substances from the rusting when we coat them, right? A layer of zinc, you can say. Okay, got it. Sometime they also ask you what do you mean by the alloy. मान लो अगर मेरे पास कोई दो मेटल है या एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो हमें कंबाइंड प्रॉपर्टी एक ही के अंदर चाहिए. तो हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं ना इक्वली. होमोजीनियस मिक्सिंग, कंप्लीटली इसे मिक्स करवा दो. सो कैन वी से एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स, कंप्लीटली मिक्स करवा के. जैसे मैं स्टील की बात करता हूँ, तो स्टील सब लोगों ने घर में देखी है. तो स्टील के अंदर देखो आयरन में तो जंग लग जाता है, तो हमने क्या करा, जब हम आयरन के साथ कार्बन यूज करते हैं तो वो स्टील बन जाता है. और स्टील में जंग लगती ही नहीं है, स्टील में ऐसी कोई जंग ही नहीं लगती, राइट. तो ये अच्छी बात है. इसी तरीके से मेरे पास ब्रास होता है, मेरे पास ब्रोंज होता है, राइट. ब्रास ब्रोंज. तो मान लो अगर कॉपर और टिन है मेरे पास, टिन, तो ये ब्रोंज होता है. इस तरीके से कॉपर और जिंक होता है, तो वो बन जाता है ब्रास. तो अलग अलग टाइप के मेरे पास एलॉय हैं जिसमें दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं. और ये होमोजीनियसली मिक्स होता है, कोई लेयर वाइज नहीं. ठीक है, तो यू शुड रिमेम्बर. अच्छा, जब भी आयरन में जंग लगती है तो हमें दो कंडीशन चाहिए ही होती हैं. वो दो कंडीशंस क्या हैं? व्हाट आर द टू कंडीशंस लाइक रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ द आयरन? फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, two conditions. Can we say that first should be the presence of air? प्रेजेंस ऑफ एयर होनी चाहिए. जहाँ पे एयर होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहीं पर ही. और ऊपर से सेकंड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो जहाँ पे वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, वहां पे जंग लगना तय है, वहां पे ये रस्टिंग ऑफ आयरन होना तय है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली रिक्वायरिंग दीज टू कंडीशंस लाइक द एयर एंड द वाटर. जहाँ पे ये दो चीजें होंगी, वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन पक्का होगा ही होगा. फाइन. ओके. अब ऐसी मैंने गैस का नाम बताया था कि जो सिल्वर को खराब कर सकती है, विच टार्निशेस द सिल्वर. जो सिल्वर को खराब कर सकती है धीरे धीरे करके, विच गैस इट इज? सो रिमेंबर ऑलवेज, इट इज H2S gas, हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड इज द गैस विच कैन टार्निश सिल्वर पार्टिकल्स वेरी स्लोली, जो सिल्वर को खराब कर सकते हैं. ओके, रिमेंबर ऑलवेज. कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन गैस का यूज करके हमें बाइनरी कंपाउंड बनाने हैं. आई मीन बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग. तो मान लो अगर मैंने बोला कि एक साइड मेरे पास मैग्नीशियम है, एक साइड मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, या मान लो नाइट्रोजन गैस है. तो हमें पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 8 2 होता है ना, तो वैलेंसी भी कितनी हुई, 2. नाइट्रोजन कितना होता है, 2 और 5. तो जब 2 और 5 होता है, तो जब मैं 8 में से 5, मतलब ऑब्वियसली बात है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा. तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, 3. तो व्हेन वी क्रॉस देम, तो क्रॉस करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा ये, आई विल गेट Mg3N2. So this is the formula for the magnesium and the nitrogen. Fine. इसी तरीके से मेरे पास बोला जाए लिथियम और ऑक्सीजन का, तो हमें पता है कि लिथियम जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी मानी जाएगी? तो देखो लिथियम की वैलेंसी आ जाएगी मेरे पास 1, क्योंकि 2 और 1 होता है. तो लिथियम की वैलेंसी हो गई 1. एंड सेम ऐसी ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2. 2 और 6 होता है ना. तो क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सो आई विल गेट Li2O, राइट. क्रॉस तो करना ही पड़ता है, ये तो हमने 9th क्लास में सीखा था. एल्यूमिनियम है मान लो मेरे पास, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3. और क्लोरीन की 1.
तो अगर क्लोरीन की 1 है, एल्यूमिनियम की 3 है, तो व्हेन वी क्रॉस देम, सो फॉर्मूला वुड बी AlCl3, राइट, इजंट इट? तो इस टाइप के कंपाउंड हम इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक कंपाउंड एक्स है, अब पता नहीं वो एक्स कंपाउंड क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि उसको हमने एल्यूमिनियम के साथ मिक्स किया और हम उसे अब रेलवे ट्रैक में यूज कर रहे हैं, आई मीन रेलवे ट्रैक के को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स। अब देखो इसका मतलब वो एक्स कंपाउंड और एल्यूमिनियम और रेलवे ट्रैक के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही है कि रेलवे ट्रैक के अंदर आयरन यूज होता है मोस्टली टाइम, तो आयरन और एल्यूमिनियम का ये मिक्स है, राइट। तो अभी कह रहा है कि आइडेंटिफाई दैट एक्स कंपाउंड। तो देखो एक्चुअली वो जो एक्स कंपाउंड होता है ना, वो एक्चुअली आयरन के साथ उसकी ऑक्साइड भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है एटमॉस्फेयर में। तो वो आयरन और ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का पूरा ही कंपाउंड सिर्फ आयरन नहीं कहलाया जाएगा, एक्चुअली दैट कंपाउंड इज Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। तो ये Fe2O3 है, रिमेंबर। तो ये जो एक्स है जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करता है, तो इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3, रिमेंबर, ओके। तो और इस रिएक्शन का जो नाम होता है ना, जब हम एल्यूमिनियम के साथ इसे यूज करते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्माइट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, ओके। तो अब ये मेरे पास थर्माइट, और इसको इसी का एक नाम और है वैसे तो, इसको हम बोलते हैं एल्मिनो थेरेपी। एल्मिनो थेरेपी नहीं, एल्यूमिनो थर्मी, बेटर टू से एल्यूमिनो, क्योंकि थर्मी का मतलब टेम्परेचर हमारे पास होता है, हम इग्नाइट करते हैं, तो एल्मिनो थर्मी, बेटर टू से। तो थर्माइट रिएक्शन और एल्मिनो थर्मी हमारे पास है। तो देखो इसकी रिएक्शन किस तरीके से करवाएंगे हम। Fe2O3 है मेरे पास, इट इज अ थर्माइट रिएक्शन। जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये आयरन अपना ऐसे रहता है और ये रिएक्शन करने के बाद बनता है Al2O3। तो ये हाई बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास थर्माइट रिएक्शन एग्जाम में आता है कि राइट द थर्माइट रिएक्शन, सो रिमेंबर Fe2O3 is combining with aluminium, okay, so you are getting the iron and the Al2O3, remember that। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आयरन ग्रिल्स आर लाइक फ्रिक्वेंटली पेंटेड, तो क्योंकि हमें उसे किससे बचाना है, हमें कोरोजन से बचाना है। आयरन कैन easily get rusted ना by the air, moisture, oxygen, so that's why we have to paint it regularly, fine, very simple। और एक्चुअली में क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार मेटलर्जी का पार्ट कट गया है, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चन ऑफ मेटलर्जी, बिकॉज इट इज नॉट कमिंग इन योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, ओके। But basic thing you should know it. Suppose if I have a magnesium and it is combining with the oxygen, when a metal react with oxygen, so obviously it will form metal oxide। so magnesium और oxygen के बीच की रिएक्शन करेंगे तो एम तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे ही आता है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी मेटल है लाइक सोडियम, और अगर आप उसकी रिएक्शन वाटर से कर रहे हो, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, सो इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, तो इट विल फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। So such type of reaction you should remember that। तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी फिर 2 लग जाएगा। So sodium and water when they are combining, so you will get the sodium hydroxide plus H2, remember, okay। सो एज आई लाइक ऑब्वियसली कि मेटलर्जी नहीं आ रहा है, बट स्टिल हम मैंने बता रखा है कि ओर जो होता है वो होता है जिस मेटल को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सके। सो एवरी ओर इज अ मिनरल, ओके, और लाइक एवरी मिनरल इज अ ओर, व्हाट विच स्टेटमेंट शुड बी राइट। सो से ओर वही होता है जिसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल तो हर चीज है,
तो ऑब्वियसली वी शुड से एवरी ओर इज अ मिनरल, बट एवरी मिनरल कैन नॉट बी ओर ना। हर मिनरल को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो और थोड़ी हुई। और का मतलब होता है जो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट की जा सके इकोनॉमिकली। So every mineral is not suitable for the extraction of the metal. Okay, so the every mineral from which the metal can be the mineral from which the metal is economically and conveniently extracted. So the mineral from which the metal we are taking out. Okay, so that's why like I can say that every mineral is not suitable for the extraction of metal. Why? Because the mineral from which this metal is coming, okay, so it should be uh, like economically and conveniently extracted. तभी हम उसे और बोल पाएंगे. Okay. So usually कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ionic compound generally have the high melting point, high boiling point. So what is the reason for the same? Why ionic compounds and the like ionic compound has the high melting and boiling point? ऐसा क्यों होता है? हाई एमपी और हाई बीपी क्यों होता है? Obviously, because one has a positive charge, other has a negative charge. So can we say there is a strong force of attraction? So very simple reason, because they have strong force of attraction. So strong force of attraction की वजह से, okay, like one is positive and the other is negative. So oppositely charged ions we have na. That's why. Okay. Sometimes there is a question like copper vessel जो होते हैं वो थोड़े ग्रीन ग्रीन कलर के हो जाते हैं जब हम उसे हवा में या रेनी सीजन में रख देते हैं. तो इसका आपको एक यार, क्योंकि जो कॉपर वेसल होता है ना, वो एक्चुअली ऑक्सीजन, मॉइस्चर, CO2 से कंबाइन हो जाता है और वो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको हम मेलाचाइड भी बोलते हैं. ठीक है. तो उसका नाम है CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस. ये कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है. ठीक है. तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाता है उसके सरफेस के ऊपर, विच इज अ ग्रीन कलर सब्सटेंस. So when we left the copper, okay, so this copper vessel can easily react with the, तो ये किस किस से कंबाइन हो जाता है? So when this copper combining with CO2 plus O2 plus water, तो जब कॉपर इन सब चीजों से रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो एक ग्रीन ग्रीन लेयर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस. ठीक है, जिसको हम मेलाचाइड भी बोलते हैं. तो यही रीजन है. ठीक है, जो हमें याद रखना है. फाइन. तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें याद रखने हैं. मान लो अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक मेटल ऑक्साइड है, मान लो Na2 है, Na2O. तो अगर आपके पास एक मेटल ऑक्साइड है Na2O, और अगर आप उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो Na2O प्लस का H2O, तो आपको क्या मिलता है? व्हाट यू विल गेट? सो यू विल गेट दी NaOH. ओके. सो ये मेटल ऑक्साइड और ये H2 आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सो यू विल गेट दी NaOH. ऑब्वियसली वी कैन बैलेंस इट. तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनके तैयार हो जाता है. राइट एवरीबॉडी? वेरी सिंपल इट इज. तो इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन सिंपली रिलेट देम. अच्छा, तो चलो यहाँ तक तो हुआ हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे, मतलब यूजुअली मोस्ट ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन. कभी कभी हमारे पास कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, कि इसका रीजन देना है आपको. तो कभी कभी आता है कि जो एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है इफ वी आर डिपिंग इट इनटू द HNO3. तो अगर मैं एल्यूमिनियम को HNO3 के अंदर डालता हूँ तो उसकी रिएक्टिविटी ऐसे डिक्रीज कर जाती है. ऐसा क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि वो इसको ऑक्सीजन दे सकता है एल्यूमिनियम को. तो जब ये HNO3 एल्यूमिनियम को बहुत ही आई मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तहत इसको ऑक्सीजन दे सकता है, तो उस ऑक्सीजन का यूज करके एल्यूमिनियम क्या बन जाता है? Al2O3.
और सबको पता है कि Al2O3 अपने आप में एक बहुत ही हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है। जैसे आप खाने के अंदर भी एल्यूमिनियम की लेयर लेके जाते हो तो वो अपने आप में प्रोटेक्टिव और हार्ड होता है ना। So it act as a protective layer for the aluminium. That's why reactivity of aluminium decreases. ठीक है। तो HNO3 अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द एल्यूमिनियम एंड इट फॉर्म द Al2O3। तो जब ये Al2O3 बनाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ हार्ड एंड प्रोटेक्टिव लेयर। और जब ये हार्ड और प्रोटेक्टिव लेयर है तो ये स्टेबल भी होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज लाइक इट्स रिएक्टिविटी इज डिक्रीजेस, right? Because Al2O3 is not an reactive layer. सिंपल सी बात है। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर हुई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। That's why we are using the aluminium as a aluminium sheet ना, for the like aluminium foil for the food टिफिन। टिफिन में लोग लेके जाते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर खाना, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसीलिए। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव और कोई है भी तो नहीं। सोडियम एंड मैग्नीशियम खुद इतने रिएक्टिव हैं कि इनकी ऑक्साइड को छीनना आसान नहीं है। तो सोडियम और मैग्नीशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव हैं। तो इसीलिए हम कुछ ऐसा नहीं ले सकते जो इन मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। वो खुद भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कार्बन उनको रिड्यूस थोड़ी कर पाएगा इजीली। तो कार्बन उनसे छीन ही नहीं सकता ऑक्सीजन। इट इज द वेरी लाइक वेरी सिंपल थिंग, राइट? NaCl is not a conductor of electricity in the solid state, but in the molten state, in the aqueous state, it does conduct the electricity. Why is it so? सॉलिड स्टेट में NaCl कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में करता है। तो इसका रीजन क्या है? तो हमारे पास अगर वो ड्राई स्टेट है, अगर वो सॉलिड स्टेट है, तो देखो ये आयंस मूव नहीं कर सकते बेशक वो उसके अंदर प्रेजेंट हो। लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में है तो दे आर मोबाइल, दे कैन मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, कहीं पे भी रैंडमली। तो लिक्विड स्टेट में देखो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ आयंस होना चाहिए। इन द फिजिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ना, the flow of charges, the flow of ions, the flow of charged particles. So the conduction of electricity is only due to the movement of ions, and in the solid state, they are fixed. They cannot move. They are not free to move. That's why it is very simple thing. Got it? तो ये हमें याद रखना है। तो इसीलिए आयन सिर्फ और सिर्फ मूवेबल कब हो सकते हैं? जब वो मोल्टन स्टेट में हो या वो लिक्विड स्टेट में हो। सिंपल। गॉट इट? इसी तरीके से आता है कि आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो हमें पता है, देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टेप वाइज दिखाना है तो पहले मैग्नीशियम जो होता है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जब दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये 2+ बन जाएगा, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। फिर दो क्लोरीन आते हैं नॉर्मल, वो दो क्लोरीन ये वाले दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, और फिर वो क्या बन जाते हैं? 2Cl- आयन। तो ये हमारे पास एक मैग्नीशियम 2+ बना, और ये बन गया 2Cl-। तो इसीलिए हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे दिखाते हैं? तो हमारे पास ये दो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन थे, ये क्लोरीन है, तो इस पे 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे। ठीक है, बस एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो ये क्या बन जाता है मेरे पास? Mg2+, और ये बन जाएगा Cl ट्वाइस। ठीक है ना, MgCl2। वेरी सिंपल। गॉट इट? तो हम कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास, और कोवेलेंट टाइप के कंपाउंड वैसे भी आएंगे नहीं, वो बाद में आते हैं, तो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सिल्वर है, तो सिल्वर कुछ टाइम बाद ब्लैक पड़ गया, तो वो ब्लैक क्यों पड़ा होगा? मैंने पहले ही बताया, सिल्वर हमेशा किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था,
तो सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, तो फिर वो क्या बना देगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, Ag2S। तो ये Ag2S जो है हाई सिल्वर सल्फाइड इसे बोलते हैं, और ये सिल्वर सल्फाइड, दिस सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर। तो वो H2S के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके H2S Ag2S बना लेता है, बाकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरीके से कॉपर को जब हम रखते हैं ओपन में, तो वो कॉपर एक ग्रीन कलर बनाता है, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, राइट। कॉपर कैन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H2O। तो इन सब के साथ रिएक्शन जब कॉपर करता है तो मेरे पास क्या बन जाता है, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। तो ये मेरे पास ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहलाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का होता है, यू शुड नो इट, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। हमारे पास रिएक्शंस किसी भी तरीके से आ सकती है। मान लो अगर बोल दिया जाए कि अगर आपके पास एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो आपके पास एक कंपाउंड बना है, ठीक है। और फिर जब उस कंपाउंड को आपने हाईली ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, प्लेटिनम के कैटलिस्ट में, तो बताओ वो क्या बनेगा। तो हमारे पास देखो रिएक्शन किसी भी तरीके की आ सकती है। तो देखो मैंने क्या बोला कि मान लो एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो उससे क्या बन सकता है। तो एक ना मेरे पास ही रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करके, हीट का और मतलब Fe का यूज करके, ठीक है, मेरे पास बन जाता है ये अमोनिया, ठीक है। और जब हम इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लो मेरे पास ये अमोनिया है NH3, जब मैं इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट अप करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और साथ में वाटर मेरा बाहर निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये बैलेंस है, तो ऑक्सीडाइज करने के बाद मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड H2 निकल के आता है, तो यू शुड नो इट, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये अगर ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, अगर आपने ऑक्सीजन को पास करना कंटिन्यू रखा, तो ये NO गैस जो है ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मेरे पास 2NO2 गैस बन सकती है, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, आई मीन थोड़े से लैंग्वेज वाइज, तो वहां पे इन रिएक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। ऑल्दो इस बार तो MCQ हो रहा है, तो वहां पे आपसे CDE के तहत ये पूछा जा सकता है कि C क्या है, E क्या है। तो NO प्लस O2 NO2 बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो यही थे हमारे, देखो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कोई भी कर लेगा ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। metals are malleable, metals are ductile, metals are sonorous, metals are lustrous, right, high melting point, boiling point, high density। तो ये सब अगर metals की प्रॉपर्टी है, तो फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होंगी, ऑब्वियसली जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट इसका अगर मैं अपोजिट कर दूंगा, तो बस ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, तो नॉन मेटल का बन जाएगा, ऑफ कोर्स, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस तो मेटल्स के भी हैं और नॉन मेटल्स के भी हैं, राइट। तो एक्सेप्शन हमारे पास हैं, तो एक्सेप्शन, और एग्जाम में ज्यादातर एक्सेप्शन ही आते हैं, सो वी शुड रिमेम्बर दी एक्सेप्शंस एज वेल। तो देखो सेपरेशन टेक्निक, आई मीन द मेटलर्जी पोर्शन तो इस बार आ नहीं रहा है, बट यस कोरोजन आ सकता है। कोरोजन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अगर मान लो एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ऑयल की लेयरिंग डाल दी, तो ऑयल की लेयरिंग डालने से ऑक्सीजन तो अंदर जा नहीं पाएगी। तो अगर मेरे पास कोई आयरन नेल है, एक कील है, तो उसमें जंग नहीं लग पाएगी, नहीं लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है ना ऑयल। तो इसलिए फिर उसमें जंग भी नहीं लगेगी। तो यही थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, केमिकल रिएक्शन पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीजें तो बहुत ईजी हैं, राइट। आयनिक कंपाउंड यहाँ पे स्पेशली आता है प्रॉपर्टीज के बारे में, like properties of ionic compound, तो ionic compound are soluble in the ionic liquids like water, not in the organic solvent, they have high melting and boiling point, क्योंकि attraction force ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के बारे में।
तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। यही था हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेटल्स एंड नॉन मेटल के, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।